इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के जो कल के पेपर में पूछे जा सकते हैं। 24 को आपका पेपर है, तो कल के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने जो है 80 MCQs का ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा लिंक, वो भी वीडियोस देख लेना लास्ट मिनट रिवीजन पे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सो दैट आपका 20 में से एटलीस्ट 10 मार्क्स कवर हो जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगेन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है पार्ट जो 5 मार्क्स के लिए है। क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो नोन एज, यहां पे 4 ऑप्शन दिया है। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ग्रोथ थियरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सर प्राइस थियरी यस, नेशनल इनकम थियरी जो है ये तो नेशनल है, नेशनल इनकम से रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो करेक्ट आंसर विल बी प्राइस थियरी। क्यों प्राइस थियरी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज प्राइस थियरी बिकॉज इट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, और प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है देयर से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स और फैक्टर्स प्राइसिंग, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, इसीलिए जो है उसको प्राइस थियरी कहते हैं। सो आई होप आपको पहला जो क्वेश्चन है वो कवर हो गया, कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? मनी मार्केट फेसेस द शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू। अब यहां पे देखिए दो क्वेश्चन आपको समझना है। फाइनेंशियल मार्केट में पहले ऑलरेडी मैंने बताया वीडियो, फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप का मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड होता है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड होता है। अब यहाँ पे पूछा, अगर मनी मार्केट में शॉर्टेज होता है फंड का, तो वो किसकी वजह से होगा? क्या इनएडुकेट की वजह से होगा, या ग्रोइंग डिमांड फॉर कैश होगा, या अनऑर्गेनाइज होगा, या फाइनेंशियल मिसमैनेज? आंसर विल बी इनएडुकेट सेविंग। क्यों? क्योंकि लोग अगर सेविंग नहीं करेंगे तो लोग, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास उतने फंड्स नहीं आएंगे, या बैंक्स के पास फंड्स नहीं आएगा, तो फिर वो उतना जो है पैसा उधार देने के लिए पैसा रहेगा ही नहीं उनके पास। तो करेक्ट आंसर विल बी इनएडुकेट सेविंग। ठीक है, आप समझो कंसेप्ट में। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, अगर हम बैंक में पैसा रखना बंद कर देवें तो क्या बैंक के पास पैसा होगा उधार देने के लिए बिजनेसेस को? नहीं होगा, राइट। तो मनी मार्केट में अगर फंड का शॉर्टेज हो सकता है तो इनएडुकेट सेविंग की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, आपसे पूछना अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बिकम नेगेटिव। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है नेगेटिव हो जाता है कब? जब टोटल यूटिलिटी कम होने लगता है, टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी स्टार्ट फॉलिंग। तो ये ऑलरेडी हमने इसके प्रीवियस जो वीडियोस में है वो डिस्कस किया है एटीएम सीक्यूज में। नाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज। क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दो टाइप का है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जिसमें एक ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर है और एक ऑप्शनल एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। नाउ यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज क्या शो करता है? क्या कांस्टेंट ट्रेंड शो करता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और फ्लक्चुएशन? करेक्ट आंसर विल बी इंक्रीजिंग ट्रेंड। क्योंकि अगर जैसे हम लोग हमारी इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करता है? हर सेक्टर्स में ज्यादा स्पेंड करता है सो दैट हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो, डेवलपिंग से डेवलप्ड में हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट हर साल जो है एक्सपेंडिचर क्या करता है? इंक्रीज करता है। जैसे डिफेंस का एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमको अगर ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करना है टेक्नोलॉजी और आर्म्स एंड एम्यूनिटीज में, तो गवर्नमेंट क्या करता है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो है डिफेंस जो है आर्म्स एंड एम्यूनिटीज, वो क्या करता है? बाय करता है, ताकि कंट्री का स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। क्या बोला है? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स इज इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों सर इनवर्स होगा? अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इनकम को y से डिनोट करते हैं इकोनॉमी में, अगर किसी पर्सन का इनकम इंक्रीज हो जाता है, तो मैं अभी रेलवे से, इंडियन रेलवे लोकल से ट्रैवल करता हूं, मेरा अगर इनकम बढ़ जाता है तो मैं क्या करूंगा? फिर ओला से ट्रैवल करूंगा और आई में
बाय द न्यू कार, मैं कार से फिर करूंगा या तो बाइक से करूंगा। वाई? बिकॉज माई इनकम हैज बीन इंक्रीज। तो अगर मैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड जो है डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स का करूं तो करेक्ट आंसर विल बी इनवर्स रिलेशनशिप। क्या होगा? इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है। अभी देखो रेवेन्यू कंसेप्ट बोला है तो रेवेन्यू में तीन होता है, एक टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। अब देखो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, बचा क्या? टोटल कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी टोटल कॉस्ट। ये जो है हमारा ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वांटिटेटिव टूल्स फॉर क्रेडिट। अब क्वांटिटेटिव टूल्स जो है गवर्नमेंट जो आरबीआई है उसके पास कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से वो मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करता है, वो भी क्वांटिटेटिव मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में। तो देखो बैंक रेट इंक्रीज डिक्रीज करता है, जैसे रेपो रेट्स होते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है, जो आरबीआई जो लोन देता है बैंक्स को उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। या बैंक्स जो आरबीआई के ऊपर आरबीआई को जो पैसा देता है लोन देता है बेसिकली। अगर बैंक के पास पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो पैसे कमाने के लिए वो आरबीआई को लोन दे देगा, उसको रिवर्स रेपो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट भरेगा आरबीआई वो रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा खत्म हो गया, कोई एटीएम में कैश का शॉर्टेज हो गया, तो आरबीआई से अगर वो लोन ले रहा है तो उसके ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा? इंटरेस्ट भरेगा। ठीक है, जब इंटरेस्ट भरेगा तो उसी इंटरेस्ट को रेपो रेट बोलते हैं। तो बैंक रेट चेंज करना वो आरबीआई करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी यहाँ पे गवर्नमेंट आ रहा बार बार, बैंक्स जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है? अपना सिक्योरिटीज को खरीदता है, बेचता है, जैसे ट्रेजरी बिल आपने सुना रहेगा, बॉन्ड्स है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है। ठीक है, और वेरिएबल रिजर्व रेशो। तो बच ऑड कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो है अपना करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है प्राइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस डिटरमाइन करता है प्रोडक्ट का, फैक्टर का प्राइसिंग डिसाइड करता है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था। और थियोरी ऑफ वेलफेयर है। तो करेक्ट आंसर विल बी थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मैक्रो इकोनॉमिक का। तो ये करेक्ट आंसर विल बी थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ये ऑड है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस, पेनल्टी, वेल्थ एक स्पेशल लेवीज। अब मुझे बताओ इसमें जो फीस भर रहा है, जैसे आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए जो है, या पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया उसके ऊपर जो फीस भर रहे हो, गवर्नमेंट का टैक्स की तरह इनकम नहीं जा रहा, फीस की तरह जा रहा है। पेनल्टी, आपने जो है विदाउट हेलमेट यू आर राइडिंग अ बाइक, सो फिर जो है वहाँ पे आप पेनल्टी पे करो, या सिग्नल आपने तोड़ दिया तो पेनल्टी पे कर रहे हो। स्पेशल लीव्स मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशल मतलब समझो स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा जो है लगाता है चार्जेस, सो दैट लोग उसको जो है कम यूज करें। ठीक है, बट लेकिन फिर भी ज्यादा यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी वेल्थ टैक्स। ये अपना नॉन टैक्स में नहीं आता है, ये टैक्स में आता है। ठीक है, और वेल्थ टैक्स मुझे बताओ डायरेक्ट में आता है या इनडायरेक्ट में आता है? चलो देखते हैं कितने लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सिंपल इंडेक्स। तो टाइप्स ऑफ सिंपल इंडेक्स में लेस प्रेस है, प्राइस इंडेक्स है, क्वांटिटी इंडेक्स है, वैल्यू इंडेक्स है। तो सर करेक्ट आंसर विल बी लेस प्रेस इंडेक्स नंबर। ओके, अपना ये करेक्ट आंसर है। बाकी ये टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी और वैल्यू और इंडेक्स नंबर जो एक पर्पस डिफाइन करता है। ठीक है, ये सिंपल इंडेक्स में आता है। लेस प्रेस में हम क्या करते हैं कि जो डेटा है पास्ट करंट ईयर का उसमें हम लोग मेजर करते हैं। तो इट विल बी करेक्ट आंसर लेस्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, लेस्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर। अब एक पैस्चेस होता है, एक लेस्प्रे होता है। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा पास्ट के ऊपर डेटा एनालाइज किया जाता है या पास्ट करंट के ऊपर एनालाइज किया जाता है, फॉर्मूला याद करने के लिए? बताओ मुझे। नेक्स्ट सी है गिव इकोनॉमिक टर्म। तो ये भी 5 मार्क का है। पहला क्वेश्चन बोला है द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम काउंटेड विदाउट अ डुप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे जो है बात कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर हम लोग मनी वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं विदाउट एनी डुप्लीकेशन, तो करेक्ट आंसर विल बी नेशनल इनकम। यहाँ पे क्या होगा? नेशनल इनकम। ठीक है, और बाकी आप ऐसा तुक्का लगा सकते हो। अभी जैसे मैंने तुक्का लगा कि ऐसा कौन से चैप्टर में जो है ये दिया गया है, तो मैंने लगाया डेप्रिसिएशन कहाँ पे भाई? नेशनल इनकम में, तो करेक्ट आंसर लगा दिया। ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, तो आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली आंसर लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर विल बी डिमांड। ठीक है,
डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, इसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्योंकि डिमांड चेंज हो रहा है सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी, सिंपल। ठीक है, वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन इन नेचर कौन सा है इसके अंदर है, वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन इन नेचर। तो अब आपको पता चलेगा चैप्टर नंबर 5 का है, तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं, मोनोपोली हो सकता है, बट मोनोपोलिस्टिक विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव गुड्स होते हैं, तो ये ज्यादा रियलिस्टिक मार्केट होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्वाति परचेस अ रेनकोट फॉर हर फादर इन रेनी सीजन। तो अब ये क्या है, अभी यहाँ पे परचेस किया है, तो बेसिकली रेनकोट परचेस फॉर हर फादर इन रेनी सीजन, तो जाहिर सी बात है टाइम यूटिलिटी रहेगा, टाइम यूटिलिटी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड जो है गिव रीजन टर्म में जो है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो अब इसका आंसर इजीली लगा लोगे। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ें। ये वाला क्वेश्चन भाई सच में मजा आ गया, ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था कब से मिले। असर्जन जो होता है और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसमें असर्जन जो क्वेश्चन असर्शन भी बोलते हैं और रीजनिंग क्वेश्चंस होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो एक ए दिया रहेगा और एक आर दिया रहेगा, तो यहाँ पे असर्शन में बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया है जिसका एक्सप्लेनेशन आर में रहेगा। अब यहाँ पे दो चीज है, ए वाला जो पॉइंट दिया है उसका एक्सप्लेनेशन आर में रहेगा, तो आप ऐसा बोलोगे कि ये जो ए और दोनों है ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, या आप बोलोगे ए करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो गलत है। तो यहाँ पे बेसिकली आप रीजन बताओगे। ठीक है, तो रीजनिंग जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन रीड करता हूं, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस डिटरमाइंड फोर्स बाय द डिमांड एंड सप्लाई। अब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब हम लोग सेकंड वाला जो रीजनिंग करते हैं, क्या ये जस्टिफाई करेगा कि जो पहला वाला है वो ट्रू है। द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज सो लार्ज दैट वन पर्सन कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो है इतना बड़ा लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं कि एक सेलर जो है मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो करेक्ट है, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइस जो होता है वो मार्केट डिसाइड करता है, तो सिंगल बायर और सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। तो ए का जो है वो करेक्ट, आर ने एक्सप्लेनेशन करेक्ट दिया है, तो अपना क्या होना चाहिए, ए वाला जो है ट्रू है बट आर फॉल्स नहीं, आर ए इज फॉल्स, गलत, ए ट्रू है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि जो ए वाला है असर्शन वो करेक्ट स्टेटमेंट है, आर वाला भी जो है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है, और जो आर वाला रीजनिंग है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, समझा कि नहीं समझा। तो ये वाला क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, अगेन वही हम लोग पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट जो असर्शन दिया है उसको पढ़ेंगे, अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इज अ क्रॉस इलास्टिसिटी। करेक्ट बोला है। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए एक प्रोडक्ट है, इसका जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि जो अदर प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए बी ए प्रोडक्ट है, इसका क्या चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कॉफी का प्राइस कम हो जाए तो ए जो टी ए प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम हो जाएगा अल्टीमेटली। जैसे मान लीजिए कार एंड पेट्रोल हो गया, तो ज्वाइंट डिमांड है, अगर ए का डिमांड चेंज होता है प्रोडक्ट का तो बी का भी, मतलब कार का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसके ऊपर पेट्रोल या डीजल उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, राइट। तो ये क्या हो गया कि क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया, ए का डिमांड चेंज हो रहा है और बी का प्राइस चेंज हो रहा है। समझे कि नहीं समझे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेन और पेपर हो गया, ठीक है। तो जो ज्वाइंट वाले गुड्स होते हैं तो एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ए का डिमांड चेंज हो रहा है दूसरे के प्राइस की वजह से। जैसे कार एक बेस्ट एग्जांपल बनता है, जैसे अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो अल्टीमेटली पेट्रोल के ऊपर भी इफेक्ट होगा।
अगर बढ़ गया प्राइस तो लोग कम खरीदेंगे, तो पेट्रोल का भी कंजम्पशन कम हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना। तो एक का दूसरे के ऊपर इफेक्ट होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है सर, ट्रू है। पहले ये आपने लगा दिया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सेकेंड, अब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रीजनिंग में देखना है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। चेंज इन द कंज्यूमर इनकम लीड्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। अब क्या बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज हो जाता है तो उसका डिमांड भी चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब जो एक असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये जो है दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहली बात ये फॉल्स वाला नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो गया। देखो ए एंड बोथ आर ट्रू, यहां तक करेक्ट है, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, क्योंकि ये वाला जो असर्शन का पॉइंट है, क्या आर में एक्सप्लेनेशन दिया सर, नहीं दिया है। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, तो ये वाला भी नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। समझा कि नहीं समझा। ये वाले क्वेश्चन में ना करने में सबकी हालत खराब होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करके दिखाओ, मजा आता है फिर। चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ओके। असर्शन में क्या दिया था, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब नेशनल इनकम की बात कर रहा है, इज नॉट अकाउंटेड फॉर दी फॉर इन नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है जो सेल्फ प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नाउ अच्छा, ये काउंट नहीं किया जाता, तो यहां पे हम लोग गवर्नमेंट क्या करता है, रियल में प्रिकॉशंस में क्या करता है, गेस वर्क करता है, बट ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ द प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन डू नॉट इंटर इनटू द मार्केट। तो अब जो है ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। और ये जो ए का एक्सप्लेनेशन है वो आर में करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, तो अपने को फॉल्स वाला सीन तो है ही नहीं, पहले दोनों खत्म हो गया। ए बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर विल बी थर्ड वन। सिंपल, क्योंकि दोनों ट्रू है और जो आर का एक्सप्लेनेशन है वो एक से मैच करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड वन। ओके, समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना है। अगेन क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय द कॉमर्शियल बैंक। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है कॉमर्शियल बैंक कंट्रोल नहीं करता है। कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरा, आरबीआई हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है। तो अब यहां पे देखो, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं, पहले में ही करेक्ट हो जा रहा है। अंडरस्टूड, समझा कि नहीं समझा, समझा, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपको पहले बताना है, ट्रू है फॉल्स है वो चीज आपको पता लगाना है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव टर्म क्यों है सप्लाई, बिकॉज इज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। रिलेटिव टर्म ट्रू है, बरोबर, इट डिपेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिकली, ठीक है। नाउ रीजनिंग, सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सप्लाई चेंज होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। नाउ एक्सप्रेस किया जाता है रिलेशन में प्राइस के साथ, क्वांटिटी के साथ, टाइम के साथ, इसलिए दोनों ट्रू है। तो आपको क्या करना है, और ये वाला जो ए का एक्सप्लेनेशन है, वो ए का जो पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है वो आर में करेक्ट दिया है। तो अपने को पहला वाला फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये दोनों तो खत्म ही हो गए ऑप्शन, ये दोनों में से एक है, तो हमको पता कैसे चलेगा, दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो अपने को पता लगाना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, समझा कि नहीं समझा। सो आई होप 2023 का जो बोर्ड का पेपर है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स था, काफी मजेदार ऑब्जेक्टिव्स था। अगर ऐसा पेपर आ गया तो ये मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अब जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेपर सॉल्व करते हैं, हमारा 20 MCQs हो गया। नाउ वी विल गो टू बोर्ड के कौन से क्वेश्चन में, 2022 वाले में चले जाते हैं, ठीक है। 2022 के पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ इसमें। नाउ अब जो है पहला जो क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है, कंप्लीट दी कोरिलेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी बोला है, तो ये सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी किया है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम थियरी। सिंपल, ये तो फीचर भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड में क्या बोला, फूड एंड मोबाइल है, तो लैंड एंड लेबर क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड है।
सिंपल, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है अगर इन्फिनाइट होता है तो ये ईडी इज इक्वल टू कौन सा होता है, यूनिटरी इलास्टिक होता है। क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन से मुझे समझ में आ गया, अगर यहाँ पे लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा तो या तो रिलेटिवली इलास्टिक होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, और लेस देन 1 होगा तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उसका भी फॉर्मूले में पढ़ लीजिएगा ताकि आपको प्राइस इलास्टिसिटी में अगर आए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यहाँ बोला आउटपुट मेथड में, प्रोडक्ट मेथड बोला है तो फैक्टर कॉस्ट मेथड में कौन सा होगा सर, इनकम मेथड। ये भी हमने क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। पर्सनल, अब देखो यहाँ पे बोला गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, तो पर्सनल इनकम टैक्स क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स। देख रहे हो, मेरे वीडियोस देख के आप बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, गिव इकोनॉमिक टर्म। ये वाला क्वेश्चन देखो हर साल पूछा तो इस बार भी रिपीट हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। पहला बोला है एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट कंज्यूम। तो जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है उससे एडिशनल यूनिट मिलता है उसको, तो यूटिलिटी मिलती है, तो ये क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्राइस बीइंग कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट होता है, डिमांड फॉल ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड का, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, राइट। तो प्राइस बीइंग कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड फॉल हो रहा है ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर चेंज हो रहा है, डिमांड फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहेगा, डिक्रीज इन डिमांड। ये चेंज इन डिमांड का कंसेप्ट है, मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है। चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड चेंज हुआ ड्यू टू अदर फैक्टर, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा होता है अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से तो इंक्रीज इन डिमांड होगा, अगर डिमांड कम हो रहा होता है अदर फैक्टर की चेंज होने की वजह से प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। रेवेन्यू पर यूनिट आउट ऑफ सोल्ड, देखो याद रखो जब पर यूनिट का हम लोग प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं या रेवेन्यू निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। पर यूनिट आउटपुट सोल्ड, तो पर यूनिट सोल्ड किया है ना तो क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा, पर यूनिट रेवेन्यू, ओके, एवरेज रेवेन्यू। पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, लॉन्ग टर्म। अब इसका कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक छोटी कढ़ाई है, ठीक है, अब उसमें मैं 20 समोसा बना सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने 20 समोसा बनाया। अब अचानक से मुझे ऑर्डर आ गया, मेरे घर में और ज़्यादा मेहमान आ गए, अब मुझे 40 समोसा बनाना है या 100 समोसा बनाना है। क्या वो 20 कढ़ाई के जगह में उसमें मैं 100 समोसा बना सकता हूँ? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा कढ़ाई बनाना पड़ेगा, दूसरा बड़ा कढ़ाई लेके आना पड़ेगा। तो आप सोचो बिजनेस, अगर बिजनेस को ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है तो एक फैक्ट्री ऑलरेडी उन्होंने सेटअप किया है प्लांट, उस प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो मान लीजिए 1000 यूनिट मैक्सिमम है। अब अचानक से ऑर्डर ज्यादा आ गया तो अब उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, वैसा एक और प्लांट बनाना पड़ेगा। तो क्या वो शॉर्ट टर्म में कम वक्त में पॉसिबल है? नहीं, लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए जो बोला है कि अगर हम लोग जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, तो हम लोग लेबर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कैपिटल को नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको लॉन्ग टर्म चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे बोला वेरिएबल फैक्टर मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो अगर शॉर्ट टर्म में चेंज करना तो सिर्फ और सिर्फ लेबर को चेंज कर सकते हो। मतलब एग्जांपल के तौर पे अचानक से ऑर्डर ज्यादा आ गया तो मैं लेबर को इंक्रीज कर सकता हूँ, भाई 10 घंटे के जगह बोलूंगा भाई 12 घंटा काम कर, ताकि ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सके। लेकिन अगर मैं बोलूँ नया प्लांट सेटअप करना है तो वो मैं शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकता हूँ, तो लॉन्ग टर्म में ही कर सकता हूँ। मतलब लॉन्ग टर्म में ही मैं चेंज कर सकता हूँ। तो लेबर को तो ऑलरेडी मैं चेंज कर सकता था, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं कैपिटल को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल फैक्टर इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। The gross market of value of final goods and services produced in the domestic territory of the country, इसका आंसर ऑलरेडी हमने दिया है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, सबसे इजी वाला। होल इकोनॉमी का स्टडी क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल सा मैक्रो इकोनॉमिक्स। विदाउट थॉट आप बोलो कि भाई देखो जब जंगल का स्टडी होता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन जब एक ट्री का होता है उस फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर, तो क्या होता है, माइक्रो हो जाता है। यहाँ पे बोला होल
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। When percentage change in quantity demand is less than percentage change in price is called as कौन सा? अब देखो यहां पे क्या बोला है कि अगर जो है यहां पे चेंज हो रहा है डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब ये कंसेप्ट में प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड क्या हो रहा है, थोड़ा ही चेंज हो रहा है, तो इसको इसका डिमांड क्या रहेगा, स्टीपर रहेगा, फ्लैटर, रेक्टेंगल, हाइपरबोलिक? आई थिंक स्टीपर रहेगा। क्या रहेगा? स्टीपर। सर मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जब आप रिलेटिवली इनइलास्टिक का डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। relatively inelastic. Okay, now the cost incurred by the firm to promote the sales, selling cost. Correct answer will be selling cost. सेलिंग कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी खर्चा किया जा रहा है, जैसे एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, उसको सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियोस में। नाउ बजट दैट कंसिस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है? तो कैपिटल बजट रेवेन्यू बजट में आता है। किस में आता है? रेवेन्यू बजट में, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेल देम अनदर कंट्री, मतलब इंडिया ने क्या किया, गल्फ कंट्री से, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सऊदी से उसने या कुवैत से ऑयल खरीदा, अब जो है इंडिया ने खरीद लिया सऊदी से, अब वो क्या कर रहा है, नेपाल को बेच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट, करेक्ट आंसर विल बी इंटरपोर्ट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगेन असर्शन और रीजनिंग का आया। तो पहला ए स्टेटमेंट, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो ये क्या है, ट्रू है। मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से ही कम होते रहता है, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, करेक्ट है। टोटल यूटिलिटी बढ़ता है लेकिन स्लो स्लो बढ़ता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। और जो असर्शन का है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजनिंग दिया है। तो अपने को पहला ये ट्रू फॉल्स वाला तो गया कहानी, ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, क्योंकि इसमें तो दोनों ट्रू फॉल्स तो है ही नहीं, दोनों ट्रू है। अब या तो सी वाला होगा, डी वाला होगा, तो कैसे पता चलेगा? अब देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यहां तक करेक्ट है। और ये जो आर है, रीजनिंग जो दिया है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, सिंपल। ओके, करेक्ट आंसर विल बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन में विथ राइजिंग प्राइस, अगर प्राइस बढ़ता है सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई फॉल्स होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, सबसे पहली बात। दूसरा, सेलर अर्न मोर प्रॉफिट एट हायर प्राइस, ये क्या है, ट्रू है। तो अपने को क्या है, पहला बात, दोनों का जो ये नीचे वाला ऑप्शन है दोनों ट्रू वाला, ये तो खत्म ही हो गया। अब अपने को इसमें से दोनों में से करेक्ट होगा, तो पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। असर्शन जो है फॉल्स है, रीजनिंग क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर कंसीडर ऑल फैक्टर्स, ये फॉल्स है एक्चुअली। इंडेक्स नंबर सारे फैक्टर्स कंसीडर नहीं करता है। इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैंपल, बरोबर, ये ट्रू है। तो पहले बात देखो, ये बोथ ट्रू वाला जो है ये खत्म हो गया, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से क्या, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो पहला वाला फॉल्स, करेक्ट आंसर विल बी बी, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन मनी मार्केट इकोनॉमिक यूज फॉर कैश, ठीक है, ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक यूज ऑफ कैश। मनी मार्केट डज नॉट डील्स विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, फॉल्स है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तो ये करेक्ट ऑप्शन। देखो बोथ वाला तो ये चला जाएगा, इसमें से पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ द लेबर्स एंड स्पेशलाइजेशन, आंसर इज ट्रू। नाउ इंडियाज नेशनल ट्रेड इज नॉट इंक्रीजिंग, ये फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन पहला वाला ही है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ये बोथ वाला तो रहेगा ही नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, राइट। तो अभी जो है, अभी हमने क्या किया, जस्ट वी कंप्लीटेड 40 MCQs, ठीक है, 40 MCQs हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, प्लस 40 हमने जो है टोटल 120 MCQs कर लिए हैं, और 40 MCQs हम और कर लेंगे कल सुबह तक का प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से जो है मैक्सिमम आपके 20 मार्क कवर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20 में से नहीं हुए तो भी मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि 10 मार्क्स तो आपके आराम से कवर हो जाएंगे, प्लस
कंसेप्ट भी आपका बहुत सारा क्लियर हो रहा है, तो आप पेपर में भी अच्छे से लिखोगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।